हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पॉलिटी जो प्री और मेंस के लिए आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत में अंग्रेज़ों का शासन कैसे हुआ, हम इस पर चर्चा कर रहे थे। तो 2 पार्ट मैंने पॉलिटी के ऑलरेडी अपलोड कर दिया, आप जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। आज आपका ये पार्ट 3 है। ठीक है, जिसमें हम देखेंगे, हमने शुरू में देखा ये प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भारत में अंग्रेज़ों की कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की शुरुआत कैसे हो चुकी थी। ठीक है, आज हम शुरू करेंगे ब्रिटिश का शासन। जो ब्रिटिशों ने अंग्रेज़ों ने शासन कर लिया था, तो वो किस तरह से किया था। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने प्रीवियस पार्ट नहीं देखा तो आपको ये समझ नहीं आएगा, तो आपको प्रीवियस पार्ट देख लेने हैं। तो ब्रिटिश का शासन जो है 2 तरीक़ों से होता है। एक तो होता है कंपनी के माध्यम से और दूसरा होता है ताज का शासन। कंपनी के माध्यम से मतलब कंपनी के शासन की शुरुआत 1773 से 1858 तक रही। और ताज का शासन कैसे रहा, जो मतलब अंग्रेजों का शासन था वो कैसे रहा, ये तो कंपनी के माध्यम से किया। ताज का शासन मतलब अंग्रेजों ने खुद आके शासन किया 1858 से लेकर 1947 तक, जब तक हमारा भारत आज़ाद हुआ। ठीक है, अंग्रेजों ने खुद शासन किया था, मतलब ताज का शासन। तो कंपनी एक नियम लेकर आती है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी। वो नियम कौन सा था? नियम था 1773 का नियामक अधिनियम, जिसको हम कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 में क्या पारित हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट, जो कंपनी लेके आई थी। यह भारत में प्रथम अधिनियम था, याद रखना है आपको। भारत के संवैधानिक विकास का प्रारंभ कहाँ से होता है? यहीं से होता है, इसी नियम से। विशेषताएं क्या थी इस नियम की? कि यह अधिनियम ब्रिटेन की संसद से पारित हुआ था। इस अधिनियम के माध्यम से बंगाल का जो गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर, अब वो क्या हो गया? अब वो बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया था। प्रथम व्यक्ति जो बंगाल का गवर्नर जनरल बना, वो था वॉरेन हेस्टिंग्स। और गवर्नर कौन था? वो भी यही था, क्योंकि वही गवर्नर जनरल बना था। भारत के गवर्नर जनरल के अधीन मद्रास का गवर्नर और बम्बई का गवर्नर दोनों आते हैं। जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसके अधीन कौन आता है? मद्रास का और बम्बई का, दोनों के गवर्नर आते हैं। नोट लिखा है यहाँ पे एक कि 1773 के अधिनियम के माध्यम से ही भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। पूछा जाता है तो रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। और इस अधिनियम के द्वारा यह तय किया गया कि बंगाल में एक सर्वोच्च न्यायालय, मतलब एक सुप्रीम कोर्ट होगा। कलकत्ता की बात करें तो कलकत्ता में 1774 में जब रेगुलेटिंग एक्ट बना था, उसके अगले साल सुप्रीम कोर्ट बना दिया गया। इस न्यायालय में क्या थे? 4 न्यायाधीश थे। इनका हेड था कौन? सर एलिजा इम्पे। ये कौन थे? ये चीफ जस्टिस थे। 4 न्यायाधीश कौन थे? एक तो हो गया सर एलिजा इम्पे चीफ जस्टिस, सर हाइड हो गया, और एक चैम्बर ऑफ लिमिस्टर। ये आपको नाम याद रखने हैं। ठीक है, आगे की चर्चा करते हैं। भारत का सबसे पहला जो कोर्ट था वो कलकत्ता का 1774 में खोला गया, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इसका न्यायिक क्षेत्र कहाँ था? बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में था। गवर्नर जनरल की सहायता के 4 सदस्यीय एक परिषद बनाई गई 1773 अधिनियम के माध्यम से, मतलब रेगुलेटिंग जो एक्ट था उसके माध्यम से एक 4 सदस्यीय, याद रखना है, 4 सदस्यीय परिषद बनाई गई। कंपनी का कोई भी कर्मचारी निजी व्यापार नहीं करेगा, कहा गया। ब्रिटेन की जो सरकार थी वो क्या थी? वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर स्वयं का नियंत्रण स्थापित उसने कर लिया। ब्रिटेन की सरकार ने क्या किया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर स्वयं का नियंत्रण स्थापित कर लिया। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आगे आएगा क्या होता है। अब रेगुलेटिंग एक्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है 1781 का सेटलमेंट अधिनियम, सेटलमेंट एक्ट ऑफ 1781। बंगाल की सरकार को मद्रास और बम्बई के लिए विधि बनाने का अधिकार दिया गया कि कानून बनाओ मद्रास और बम्बई के लिए। अब गवर्नर जनरल की परिषद में 4 सदस्य जो थे उसमें से घटकर 3 सदस्य कर दिए गए। पूछा जाता है कि 4 सदस्य घटकर कितने सदस्य कर दिए गए? तो 3 सदस्य। शुरू में 4 थे, फिर एक घटा दिया गया। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आता है। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 में, 1781 में सेटलमेंट एक्ट आता है, 1784 में आता है पिट्स इंडिया एक्ट। भारत अब तक कंपनी अधिकृत क्षेत्र था और 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के कारण भारत जो था वो ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र बन गया। मतलब भारत पहले क्या था? कंपनी के अधिकार में आता था। और जब ये वाला पिट्स इंडिया एक्ट बना, इसके बाद भारत क्या होगा? ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र। भारत में व्यापारिक और राजनीतिक कार्य अलग अलग कर दिए गए। व्यापारिक कार्य मतलब व्यापारिक कार्यों के लिए एक मंडल बनाया गया, जिसको कहते थे निदेशक मंडल, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और जो राजनीतिक कार्य होते थे उनके लिए बनाया गया नियंत्रक मंडल, मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल। नियंत्रक मंडल और निदेशक मंडल। अब आ जाता है 1793 का अधिनियम। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, कौन कौन से? एक तो व्यापारिक अधिकार भी बढ़ा दिए गए, उसके राजनीतिक अधिकार भी बढ़ा दिए गए। सिविल सेवा की शुरुआत की गई भारत के लिए। सिविल सेवा की शुरुआत पूछी जाती है कब की गई थी, किसके टाइम में? तो कॉर्नवालिस के समय में, मतलब 1793 में।
और सिविल सेवा के जनक की कॉर्नवालिस को माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे प्री में क्वेश्चन आ सकता है। 1813 का आता है चार्टर एक्ट। 1793 के बाद आता है 1813 का चार्टर एक्ट। कंपनी के शासकीय अधिकारों को दोबारा 20 वर्ष आगे बढ़ा दिया गया। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। चाय का व्यापार भारत से सिर्फ कंपनी करेगी ये कहा गया, और चीन के साथ व्यापार को भी कंपनी के एकाधिकार में रखा गया। भारतीय शिक्षा और साहित्य पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। कभी खर्च नहीं किया गया, लेकिन ये सिर्फ नाम का था। ईसाई मिशनरीज को भारत में धर्म प्रचार की स्वतंत्रता हुई। ईसाई मिशनरीज किसे कहते हैं? जो ईसाई धर्म में जो धर्मगुरु होते हैं उनको। अब आगे आ जाता है 1833 का चार्टर एक्ट, जिसको चार्टर अधिनियम कहते हैं। भारत में केंद्रीय प्रशासन को अधिक बढ़ावा दिया गया। कंपनी के राजनीतिक अधिकारों को फिर से 20 वर्ष दोबारा आगे और बढ़ा दिया गया। चाय और चीन के साथ व्यापार पर अब एक अधिकार पूरी तरह खत्म हो चुका था। इंपॉर्टेंट लाइन क्या आती है कि बंगाल का गवर्नर जनरल, अब भारत का भी गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। 1833 चार्टर एक्ट के द्वारा पूछा जा सकता है कौन से एक्ट के द्वारा भारत का जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो जो 1833 का चार्टर अधिनियम था उसके द्वारा। तो अगर पूछा जाए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो विलियम बेंटिक था। इस अधिनियम के माध्यम से मद्रास और बम्बई की विधायी शक्तियां पूरी तरह छीन ली गई, जो उनकी कानूनी शक्तियां थी, और भारत के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत की असीमित विधायी शक्तियां प्रदान की गई। 1833 के अधिनियम के माध्यम से गवर्नर जनरल की परिषद में 4 सदस्य दोबारा शामिल किए गए, जिसमें से घटा के 3 कर दिया गया था, अब फिर से शामिल हो गए, जो विधि का जानकार होता था। गवर्नर जनरल को भारत से संबंधित समस्त नागरिक और सैन्य शक्तियाँ दी गई। इंपॉर्टेंट लाइन है कि सिविल सेवा की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का प्रयास जो 1833 के अधिनियम के तहत ही किया गया। अधिनियम में प्रावधान किया गया कि किसी भी भारतीय को कंपनी के किसी भी पद पर नियुक्त होने से नहीं रोका जाएगा, परंतु उसे वापस ले लिया गया था। ब्रिटेन की संसद ने कहा कि ऐसे क्षेत्र जो ब्रिटेन के अधीन है उन सभी क्षेत्रों में दास प्रथा की समाप्ति की घोषणा कर दी गई। दास प्रथा की समाप्ति जो 1843 में समाप्त हुई थी, 10 वर्ष लग गए थे। और भारत में विधि आयोग की स्थापना हुई। अध्यक्ष कौन था विधि आयोग का? लॉर्ड मैकाले। और भारत में सभी कानूनों को जोड़कर एक कोड तैयार किया गया। आगे का जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी तक मैंने जितना पढ़ा है आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और अपने नोट्स बना लेने हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना है। लेकिन आपको नोट्स तो ज़रूर बनाते चलना है, क्योंकि अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे ना तो आपको समझ नहीं आएगा। ये प्री और मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो जब आप मेंस लिखोगे ना तो आप ये लर्न कर लेना, और आपको इनमें से अपनी आंसर राइटिंग करनी है। Done.